Assalamu alaikum everyone, my name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to start our third chapter which is Modern World and Age of Digital Globalization. तो हम start करते हैं इस chapter को. इससे पहले start करने से पहले I would like to ask you few questions. आप लोगों में से किस किस बच्चे ने globalization का नाम पहले सुना हुआ है? I hope आप लोगों ने ये नाम सुना होगा. अब हमारे पास IMCG F102 अवेलेबल है. काइंडली अपना जो कैमरा है उसको ऑन कर दें, वीडियो ऑन कर दें ताकि मैं आप बच्चों को देख सकूं. माइक को बंद ही रहने दें. अच्छा, तो ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? ग्लोब से वर्ड निकला है ग्लोबलाइजेशन, जैसे पूरी की पूरी दुनिया को इकट्ठा कर देना. ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ग्लोबल विलेज बना देना दुनिया को. ठीक है, कि पूरी दुनिया जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सेस में आ जाए, आपस में कांटेक्ट कर सके. तो जो आज हम पढ़ रहे हैं वो ग्लोबलाइजेशन का एक पर्सपेक्टिव डिजिटल ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी ने जो भी आप इंटरनेट कह सकते हैं, इन सब चीज़ों ने किस तरीके से दुनिया को इकट्ठा कर दिया, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो है वो दुनिया में आई. अच्छा, सो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, गुड्स एंड सर्विसेज स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड. तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एक स्टेप्स हैं जिनसे क्या होता है कि आपके आइडियाज़ हैं, आपकी नॉलेज है, आपकी इंफॉर्मेशन है, या फिर आपकी कोई प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो सब एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होती हैं, मूव करती हैं. अच्छा, तो अगर हम इसमें नॉलेज की बात करें तो नॉलेज यहाँ पे इंफॉर्मेशन के बारे में बात की जा रही है कि जो इंफॉर्मेशन होती है या फिर कोई भी जो भी आप लोगों ने नई चीज़ें इन्वेंट की हैं या दुनिया में किसी भी जगह पर जो चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं उन चीज़ों को बाकी जगह पे मूव करना. ठीक है, नॉलेज को या जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको. उसी तरह जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आप चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं, जो आप टेक्नोलॉजी में चीज़ें बना रहे हैं, या कोई मशीनरी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग. तो जो भी चीज़ बन रही है वो दुनिया में आगे मूव करे, हर जगह पहुँचे. अच्छा, इन बिजनेस दिस टर्म इज़ यूज्ड इन एन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट. अगर हम बिजनेस की बात करें तो ये इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं. इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है? मतलब कि फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि किस तरीके से पैसा जो है वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह. अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड. फिर हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है, इट डिस्क्राइब्स इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज मार्क्ड बाय फ्री ट्रेड. अब इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंबाइंड इन अ होल, कि हर चीज़ जो है वो इकट्ठे हो. ठीक है, इंटीग्रेशन उसको कहते हैं. तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का किसका वर्ड यूज़ हो रहा है? इकोनॉमीज़ के साथ. तो इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज़ कौन कौन सी हैं? जो भी इकोनॉमी, किसी भी नेशनल सिस्टम को भी हम कह सकते हैं, किसी भी कंट्री की जो वर्थ है उसके बारे में बात करते हुए भी कह सकते हैं, और इसके अलावा सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन और ट्रेड को भी कह सकते हैं. तो यहाँ पर क्या है कि जो पूरी दुनिया की जो ट्रेड है, जो इकोनॉमी है, वो आपस में इकट्ठे हो जाए. जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी जगहों पे ना ट्रेड जो है वो आपकी टैरिफ फ्री होती है. टैरिफ फ्री मतलब कि टैक्स फ्री होती है. जैसे पाकिस्तान चाइना की बात कर लें, उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन की बात कर लें, तो जितनी कंट्रीज उसमें आती हैं वो फ्री ट्रेड करते हैं. तो उस तरीके से क्या होता है कि आप जब फ्री ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपनी इकोनॉमी को ट्रैवल करा रहे हैं, आप अपनी हर चीज़ को ट्रैवल करा रहे हैं, अपनी गुड्स को ट्रैवल कर रहे हैं, और उसी तरह से आप जो है वो फाइनेंशियली भी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं. अच्छा, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अमंग्स कंट्रीज एंड ईजी एक्सेस टू फॉरेन रिसोर्सेज. फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, ये वही बात आ गई फिर से. फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल का मतलब है कि फ्री फ्लो ऑफ मनी. कैपिटल यहाँ पे मनी की टर्म में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. जो भी इन्वेस्टमेंट है, वेल्थ है, उसको आप कह सकते हैं. ठीक है, तो फ्रीली जो आपके जो पैसे हैं वो मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह. फिर उसके अलावा एन ईजी एक्सेस टू फॉरेन रिसोर्सेज. अब फॉरेन रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? फॉरेन रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ सकते हैं, उसके अलावा आपका ऑयल आ सकता है, गैस आ सकता है, हर एक चीज़, इवन आपका लेबर आ सकता है. हर एक चीज़ जो भी आप दूसरी कंट्री से ले रहे हैं वो फॉरेन रिसोर्स है जो आप वहाँ से लेते हैं. ठीक है, अच्छा, इंक्लूडिंग लेबर मार्केट्स. अब इसमें लेबर मार्केट्स भी आ गए. लेबर मार्केट से क्या मुराद है यहाँ पर? लेबर मार्केट का मतलब है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के लोग डिफरेंट कंट्रीज में जाके काम करते हैं. अच्छा, ओके. इट मैक्सिमाइजेज रिटर्न्स एंड बेनिफिट्स फॉर द कॉमन गुड फॉर ऑल पीपल. अब इससे क्या होता है? इस तरह की ग्लोबलाइजेशन से बिजनेस की टर्म के अंदर जो की जाती है, जो इकोनॉमिक टर्म के अंदर की जाती है, इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको जो आपके जो रिटर्न्स हैं, जो आपका प्रॉफिट है, रिटर्न्स का मतलब है यहाँ पे प्रॉफिट. ओके, तो जो भी आपका प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाता है. जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कमा सकते हैं आप उससे कमा लेते हैं. आपकी कंट्री के अंदर भी लोग उसको खरीद रहे हैं, उससे बाहर भी लोग अब उसको खरीद रहे हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे जो कॉमन लोग हैं उन लोगों का बेनिफिट होता है, हर इंसान का बेनिफिट होगा इससे. फिर मूव करते हैं अपने सेकेंड पैराग्राफ पर. ग्लोबलाइजेशन इज ड्रिवन बाय द कन्वर्जेंस ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिस्टम. अच्छा, कन्वर्जेंस क्या होता है?
कॉज्ड बाय, पुश्ड फॉरवर्ड, ठीक है। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो किस तरीके से चल रही है, वो इस तरीके से चल रही है कि कल्चरल और इकोनॉमिक सिस्टम जो दोनों हैं वो इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। इट इज़ कॉज्ड बाय कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। अब कल्चरल और इकोनॉमिक सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। कल्चर के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? कल्चर के अंदर आपकी ज़ुबान से लेकर आपके पहनना, आपका खाना पीना, हर चीज़ आ जाता है, ठीक है। आपने देखा है आजकल लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीख रहे हैं। फॉर इंस्टेंस इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश भी एक इंटरनेशनल ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है, हर जगह पर समझी जाने वाली लैंग्वेज है। तो भी उसके थ्रू भी आप क्या कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक सिस्टम्स के थ्रू भी आप ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके से चलते हैं? बिजनेसेस के थ्रू चलते हैं। इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं मैकडॉनल्ड्स की, तो मैकडॉनल्ड्स आपने देखा होगा कि दुनिया में हर जगह पर मौजूद है, मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर मैकडॉनल्ड्स मौजूद है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की एक बहुत अच्छी एक मिसाल है। इसके अलावा द कन्वर्जेंस प्रमोट्स एंड इन सम केसेस नेसेसिटेट्स इंक्रीज्ड इंटरैक्शन, इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशंस। अब क्या होती है, जो कन्वर्जेंस है ये क्या करती है? ये जो आप लोगों की जो हर चीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं, इंटीग्रेशन है, इसकी वजह से कभी कभी प्रमोट करती है और सब इन सम केसेस नेसेसिटेट, ज़रूरी कर देती है किस चीज़ को? इंटरैक्शन को, कि आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें, कंट्रीज आपस में इंटरैक्ट करें, लोग आपस में इंटरैक्ट करें। इसके अलावा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इकट्ठा होना, ठीक है, सबको इकट्ठा करने में हेल्प करती है। और इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस क्या होती है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंड कर रही है। आप मुझसे कुछ ले रहे हैं तो मैं आपको कुछ दे रही हूँ, ठीक है। जैसे पाकिस्तान चाइना है, आपस में इंटरडिपेंडेंसी है। चाइना ना पूरी दुनिया के अंदर इसी तरीके से अपनी इंटरडिपेंडेंसी को कायम किए हुए है। अगर आप देखें साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के किन किन कंट्रीज़ के साथ प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान का इंडिया के साथ प्रॉब्लम हो सकता है और डिफरेंट अदर कंट्रीज़ के साथ, लेकिन क्या है, उसने अपनी इंटरडिपेंडेंसी बनाई हुई है। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब ये है कि आप अगर किसी कंट्री पर डिपेंड कर रहे हैं तो बदले में दूसरी कंट्री भी आप पे डिपेंड करे। अगर आप उसको कुछ दे रहे हैं तो वो आपसे कुछ ले रही है, ठीक है, चाहे वो पैसों की टर्म्स के अंदर हो, चाहे वो आप किसी प्रोडक्ट की टर्म्स के अंदर हो, किसी भी तरह हो। तो इससे क्या होता है, जब इंटरडिपेंडेंसी बढ़ती है तो आपके वॉर होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, ठीक है। आप पूरी जो दुनिया है वो इकट्ठे काम करना शुरू हो जाती है। दुनिया में कितनी वॉर्स ऐसी हैं जो कि इंटरडिपेंडेंसी की वजह से रुकी हुई हैं। अगर आपने देखा हो पास्ट में जो यूएस और चाइना की आपस में एक वॉर चल रही थी, ट्रेड वॉर, वो भी इस इंटरडिपेंडेंसी की वजह से ही रुकी, ठीक है। तो दुनिया में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इंटरडिपेंडेंसी की वजह से ही जो है वो वॉर जो है वो एंड तक जाती है। इवन अगर आप यूएस और ईरान वॉर देख लें, अभी आजकल के जो कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, उसमें भी जब हम देखते हैं ना कि इंटरडिपेंडेंसी है, तो तभी बीच में एक मुज़ाकरात की या फिर एक सुलह की गुंजाइश बनती है। अगर आपकी इंटरडिपेंडेंसी ना हो, दोनों अलग अलग हों, तो फिर तो आप सेपरेट कर दें दोनों को, दोनों आपस में दूसरे को अटैक करके कंट्रीज़ ख़त्म कर दें। लेकिन क्या है, इंटरडिपेंडेंसी है सिर्फ दो कंट्रीज़ की नहीं, पूरे रीजन की। तो जब इंटरडिपेंडेंसी है तो वो क्या है, वो ग्लोबलाइजेशन को लेकर आ रही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। The more countries and regions of the world become intertwined politically, culturally and economically, the more globalized the world becomes. तो जितनी ज़्यादा जो है आपकी जो कंट्रीज़ हैं, जो रीजन्स हैं, वो आपस में इंटरवाइंड होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे, पॉलिटिकली, कल्चरली और इकोनॉमिकली। आप पॉलिटिकली सेम पेज पर हो, आप कल्चरली और आप इकोनॉमिकली, जब आप इन सब चीज़ों के अंदर आप एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हुए होंगे, मिक्सअप हुए होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे, तो क्या होगा, ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन होगी। ओके, पैराग्राफ नंबर 3 पे आते हैं। मनी, प्रोडक्ट्स, मटीरियल्स, इंफॉर्मेशन एंड पीपल आर फ्लोइंग स्विफ्टली अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज टुडे मोर देन एवर। तो अगर हम आज की बात करें ना, तो आज की जो दुनिया है उसके अंदर, चाहे आप मनी की बात करें, चाहे प्रोडक्ट्स की बात करें, मटेरियल्स की बात करें, इंफॉर्मेशन की बात करें, या फिर लोगों की बात करें, तो वो क्या है, वो स्विफ्टली मूव कर रहे हैं बाउंड्रीज पे। स्विफ्टली मतलब बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो क्या है, हमारे पास चाहे वो इंसान है, चाहे वो ख्यालात हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं, हर एक चीज़ जो है वो आजकल एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली मूव कर रही है। और ये आप लोगों के सामने सारी एग्जांपल्स आपके सामने हैं, किस तरीके से जो आपने देखा होगा कि पैसे की तो आप लोगों ने पता, आप सबको इकोनॉमी की बात तो समझ में आती है ना, कि पैसे की प्राइस कैसे ऊपर नीचे जाती है और किस तरीके से आप ट्रेड करते वक्त एक जगह से पैसे लेते हैं और दूसरी जगह से पैसा भेज रहे होते हैं। तो ये उस तरीके से पैसे की फ्लो होती है। प्रोडक्ट्स की, आप यहाँ से पाकिस्तान से बना के चीज़ें बाहर भेज रहे हैं या बाहर से चीज़ें पाकिस्तान आ रही हैं, तो ये प्रोडक्ट्स की आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड हो रही है। उसी तरह मटेरियल्स, रॉ मटेरियल हो सकता है, वो वुड की फॉर्म में हो सकता है, वो कॉटन हो सकती है, वो कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप मूव कर रहे हो। फिर इन्फॉर्मेशन, ये डिजिटल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन तो बहुत इजीली एक्सेसिबल है कि आपने एक आर्टिकल लिखा, पूरी दुनिया में लोग बैठे हुए उसको एक्सेस कर सकते हैं।
पीपल, अब आपको पता है कि पूरी दुनिया में लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ठीक है, कुछ लोग काम के सिलसिले में करते हैं, कुछ लोग अपने फैमिली से मिलने के लिए करते हैं, तो क्या है, लोग भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। अच्छा, फिर क्या है, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी have enabled and accelerated this flow and thus are resulting in increased international interactions and dependencies. अब क्या है, जो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है ना, इसने इन आइडियाज़ को एक्सेलरेट कर दिया, इसने इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सेलरेट कर दिया है, इसको बढ़ा दिया है, इस पूरे के पूरे आइडिया को ग्लोबलाइजेशन के, कि लोगों का आपस में इंटरेक्शन बहुत ईजिली बढ़ गया है, कि आप कम्युनिकेट बहुत ईजिली कर सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू कहीं भी बैठे हुए इंसान से सेकेंड्स के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिमिलरली वीडियो कॉल्स के थ्रू हर जो टेक्नोलॉजी है उसने क्या किया है, हर चीज़ को आसान कर दिया है, और उसी ने आपकी जो है वो डिपेंडेंसीज को बढ़ा दिया है। These technological advances are especially visible in transportation and telecommunication. और ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, ये जो एडवांसमेंट हुई है, ये दो जगहों पर बहुत विजिबल है। एक कौन सी जगह है, ट्रांसपोर्टेशन कि आप इजीली जहाज़ के थ्रू मूव कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन, इसमें आप कितनी इजीली वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, आप ईमेल्स के थ्रू बात कर सकते हैं। तो इन दो अगर हम चीज़ों को देखें तो इन दोनों ने ही, अगर अकेले बात की जाए तो इन दोनों ने ही ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है इन द रीसेंट वर्ल्ड। फिर हम पैराग्राफ 4 पे मूव करते हैं। द रीसेंट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन ग्लोबलाइजेशन। तो जो अभी हमारी जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आई हैं उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को और इम्प्रूव कर दिया है, उसमें बहुत वाइटल रोल प्ले किया है। द इंटरनेट हैज़ इंक्रीज द शेयरिंग एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, एक्सेस टू आइडियाज़ एंड एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स अमंग डिफरेंट नेशंस। अच्छा, अब आपको पता है कि इंटरनेट ने इन चीज़ों को कितना आसान कर दिया है। अगर हम आज से पहले की बात करें ना, अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने की बात करें तो आपको पता होगा कि उनकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत डिफरेंट थी। उनके ज़माने में एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह पहुंचाना वाज डिफ़िकल्ट। उसकी वजह से लोगों के जो आप कह सकते हैं कि लोगों की जो थिंकिंग थी दैट वाज काइंड ऑफ बैकवर्ड। अब इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो एक लिमिटेड थी, उस जगह पे रहते हुए सिर्फ उसी चीज़ से इन्फ्लुएंस थी। लेकिन आजकल एक मोबाइल फ़ोन ने ही चीज़ों को इतना आसान कर दिया है कि एक चीज़ के बारे में पर्सपेक्टिव आप देख सकते हैं, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में क्या क्या पर्सपेक्टिव है लोगों का उस चीज़ के बारे में, और आप अपना पर्सपेक्टिव भी बना सकते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि वो जो लोगों के पर्सपेक्टिव है वो भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से इंटरनेट ने चीज़ों को आसान कर दिया है, या किस तरीके से ये जो फ्लो ऑफ आइडियाज़ थी या इन्फॉर्मेशन थी इसको इंक्रीज़ कर दिया है। अच्छा, फिर हम देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन। Okay, so yeah, it has contributed to closing the digital divide between developed and developing countries. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या किया है इसने? It has contributed to closing the digital divide. डिजिटल डिवाइड क्या थी? अब देखिए, अगर आप जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है ना, आपको पता है दुनिया को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो वर्ल्ड है जो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो चुका है, उसको हम कहते हैं डेवलप्ड वर्ल्ड या डेवलप्ड कंट्रीज। फिर एक वो वर्ल्ड आता है जो कि अभी मेहनत कर रहे हैं, लोग अपनी कंट्रीज़ पे काम कर रहे हैं, और वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। और फिर एक वर्ल्ड है जो कि अंडर डेवलप्ड है, जिस पे अभी काम हो रहा है, जिसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने के लिए बाकी हैं। तो ये 3 तरीके के वर्ल्ड हैं। लेकिन अगर आप देखें कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसका डेवलपिंग वर्ल्ड या अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ एक कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू बन गया है। जैसे पाकिस्तान के लोग हैं, जैसे इंडिया के या बांग्लादेश के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं अभी, ठीक है, उनका कनेक्शन अमेरिकन कंट्रीज़ है, जो भी इस तरह जो आप कह सकते हैं, सॉरी अमेरिका या यूके, देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज़ जहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं। चाइना भी इसमें आता है। तो ये कंट्रीज़ क्या करी हैं, इनका एक लिंक बन गया है इन दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो कि अभी डेवलप करी हैं। इसमें ना सिर्फ इनको हेल्प आउट करी हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, बहुत से लोग अपने रोज़गार के लिए, अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, या जिसको भी आप इस तरीके से कह सकते हैं अपने फाइनेंशियल ज़रूरियात को मीट करने के लिए वहाँ मूव भी करते हैं और यहाँ बैठे हुए भी काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो कि ऑनलाइन जॉब्स कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। पाकिस्तान में बैठे हुए कनाडा में काम कर रहे हैं, या अमेरिका में काम कर रहे हैं, या फिर यूके में काम कर रहे हैं। यू हैव सीन सो मेनी पीपल लाइक दैट, राइट? तो क्या हो रहा है, ये एक बेसिकली एक लिंक क्रिएट हो गया है। जो डिजिटल डिवाइड थी वो ख़त्म हो गई है। क्या किसने किया है? या कि ये इंटरनेट ने किया है। The introduction of 4G and 5G technologies has dramatically increased the speed and responsiveness of mobile and wireless networks. तो अब आप देख सकते हैं कि जो 4G, 5G जो है, जो इंटरनेट है, या इससे भी फास्ट जो स्पीड्स आ गई हैं, उससे क्या है, आप इजीली कहीं पे बैठे हुए भी लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं।
पैराग्राफ नंबर 5 पे आते हैं। ग्लोबलाइजेशन चेंजेस द वे नेशंस, बिजनेसेस एंड पीपल इंटरैक्ट। तो ग्लोबलाइजेशन ने जिस तरीके से लोग इंटरैक्ट करते थे उसको ही चेंज कर दिया है। जिस तरीके से लोग आपस में इंटरैक्ट करते थे, नेशंस आपस में इंटरैक्ट करती थी, बिजनेसेस आपस में इंटरैक्ट करते थे, या फिर लोग आपस में इंटरैक्ट करते थे। आपने देखा होगा कि अब जब वॉर की सिचुएशन भी होती है तो लोग सोशल मीडिया पे भी आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो आपकी ग्लोबलाइजेशन है वो एक डिफरेंट तरीके से जो है वो ग्लोबलाइजेशन ने आके आप लोगों को चेंज कर दिया जिस तरीके से नेशंस आपस में इंटरैक्ट करती थी। अच्छा, specifically it changes the nature of economic activity among nations by expanding trade, opening global supply chains and providing access to natural resources and labor markets। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसी ग्लोबलाइजेशन या डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की वजह से चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं कि फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर जो चीज़ें बन रही हैं वो क्या करते हैं, वो ग्लोबली लोगों को बताते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास बन रही हैं, आप इसको यहाँ से ख़रीद के आगे अपनी ट्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है, इसने एक रास्ता खोल दिया है आपके लिए, एक्सपैंड कर दिया है आपकी ट्रेड को ग्लोबलाइजेशन ने। इसी तरह जो आपकी सप्लाई चेन है वो भी बिल्कुल उसी तरह ही है कि एक जगह पर एक चीज़ बन रही है, वो आपको कह रहे हैं कि आप डिफरेंट जगहों पर आकर, डिफरेंट जगहों से आकर इसको ख़रीद सकते हैं, वो आपको सप्लाई कर सकते हैं ईजिली एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे आपके पास ऑयल है, गैस है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं उसके लिए, और इसके साथ साथ लेबर मार्केट कि आप अपने लिए उन कंट्रीज से लेबर लेकर आ सकते हैं जहाँ पर आपको सस्ते में लेबर मिल जाएगी। आपने देखा होगा कि जैसे यूएई के अंदर और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान से लेबर लेके जाई जाती है, और ये बहुत अरसे से काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको अफोर्डेबल लेबर मिल जाती है यहाँ से। तो ये क्या है, ये भी एक ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो पा रहा है। Resultantly, trade, financial exchange and interaction occur among nations and also promotes the cultural exchange of ideas। अच्छा, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, ट्रेड, फाइनेंशियल एक्सचेंज एंड इंटरेक्शन, नेशंस के बीच में ये सब कुछ होता है। अच्छा, फिर क्या है, ये प्रमोट करती है किस चीज़ को, कल्चरल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ को। फॉर इंस्टेंस आपने देखा होगा पहले ना एक कंट्री का दूसरी कंट्री के बारे में सिर्फ एक नैरेटिव होता था जो स्टेट नैरेटिव होता था, लेकिन नाउ व्हेन पीपल मीट ऑन इंटरनेट, when they exchange their ideas or when they meet outside the country somewhere, तो क्या होता है, वो अपने कल्चरल आइडियाज़ को, अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी एंड इंडियन पीपल कि लोग आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो एक स्टेट नैरेटिव होता है उससे हट के चीज़ें नजर आना शुरू होती हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आप बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स बन जाते हैं जो कि दो डिफरेंट ओपोनेंट कंट्री से होते हैं। तो इससे क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन से आपके एक्सचेंज ऑफ कल्चरल आइडियाज़ भी होता है। इट रिमूव्स द बैरियर्स सेट बाय जोग्राफिक पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड पॉलिटिकल इकोनॉमीज। तो जो भी बैरियर्स, जो कि बाउंड्रीज बनाई गई थी, जो कि आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ने बनाई या जिसने भी बनाई, जो भी आपकी कंट्री ने बनाई, स्टेट ने बनाई, वो सब की सब जो बाउंड्रीज है ना वो ब्लर होना शुरू हो जाती हैं ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, ऑन इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो आप लोगों से जब इंटरैक्ट करते हैं, यू अंडरस्टैंड पीपल। ठीक है, आप ह्यूमन ग्राउंड पे उनके साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, आप उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ कॉमन ढूंढ लेते हैं। सो दिस इज हाउ ग्लोबलाइजेशन वर्क। पैराग्राफ नंबर 6 पे आते हैं। Media is one of the major contributor of digital globalization, which refers to different means of communication like radio, television, internet। अच्छा, अब जो मीडिया है ना वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के अंदर। तो जब भी हम डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट की बात करेंगे। ठीक है, तो रेडियो ने ये काम स्टार्ट किया था, फिर टेलीविज़न, और फिर उसके बाद हमारे पास अब इंटरनेट। अब जो इंटरनेट कर रहा है वो कंट्रोल में नहीं है किसी के भी, वो इस तरीके से एक ग्लोबल वर्ल्ड बन जाता है कि आप अपना पर्सपेक्टिव भी क्लियरली बता सकते हैं और आप अपना पर्सपेक्टिव खुद बिल्ड कर सकते हैं, आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड यू कैन कम्युनिकेट विद एनीबडी। अच्छा, फिर क्या है, मैस मीडिया इज अ सेक्शन ऑफ द मीडिया डिटरमिन्ड टू रीच अ ग्रेटर ऑडियंस। अब जो मैस मीडिया है वो क्या करता है, वो एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपके जो ग्रेटर ऑडियंस है उनसे इंटरैक्ट कर रहा है। मोस्ट ग्लोबलाइजेशन theorists believe that media has played an important role in the acceleration of globalization। अब जो जितने भी थियरिस्ट हैं ना जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात की है, ग्लोबलाइजेशन थियरिस्ट का मतलब ये है कि वो थियरिस्ट, वो लोग जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, जिसने इसके बारे में कोई थ्योरी दी है, जिसने इसके बारे में कोई बातचीत की है, ठीक है, कोई आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं या कुछ भी इस तरह की पब्लिकेशंस की हैं, उनका बिलीव क्या है, उनका बिलीव ये है कि जो मीडिया है उसने बहुत
जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ग्लोबलाइजेशन की एक्सेलरेशन के अंदर, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन के बढ़ने के अंदर। The increase in importance of economic, cultural and technological integration between countries has a great impact on our society's personal life. तो अब क्या है, जो जितनी आपकी इकोनॉमिक, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, उतना ही उसका बहुत इम्पैक्ट है आपकी सोसाइटी या आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर। आपको पता होगा, अभी आपने रिसेंट टाइम्स के अंदर देखा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको जो ऑयल था, जो पेट्रोल था, वो किस प्राइस में मिल रहा था, लेकिन जैसे ही एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, एक बैरियर आया ग्लोबलाइजेशन के बीच में, तो क्या हुआ, आपकी पेट्रोल की प्राइस एकदम से कितनी बढ़ गई। तो क्या है, हमारी जो हर इंसान की जो लाइफ है वो डिपेंड कर रही है ग्लोबलाइजेशन पे, वो अफेक्ट हो रही है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, आपकी जो लाइफ है वो इन्फ्लुएंस होती है ग्लोबलाइजेशन से। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द मीडिया एंड फर्दर इट्स इम्पैक्ट ऑन अस। तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसका मीडिया पे भी इम्पैक्ट होता है और उसके बाद हम सब पे भी उसका इम्पैक्ट होता है। The most visible effect of globalization is widespread communication. The introduction of newspaper, magazines, the internet and TV has immensely helped to spread information and has helped people to come together from all over the world. तो जो क्या है, जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो मैगजीन्स हैं, जो इंटरनेट है, टीवी है, उसने पूरी दुनिया से लोगों को आपस में कनेक्ट किया है कि हर तरह से लोग आके उसमें अपना जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं, लोगों को इकट्ठा किया है। आपने देखा होगा कि डिफरेंट, जैसे हॉलीवुड के अंदर भी आपने देखा होगा कि इवन पाकिस्तान से लोग काम करते हैं, डिफरेंट और कंट्री से काम करते हैं। तो एक जो कि पूरी दुनिया के अंदर एक इमेज जा रहा होता है, वो क्या है, वो एक वर्सटैलिटी का, कि हर जगह से लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का भी एक वो की भी आप कह सकते हैं कि एक पिक्चर ये है। Let's move towards next paragraph. The internet has done a revolution to the impact of globalization in the media. तो जो इंटरनेट की अगर हम बात करें तो वो तो एक रेवोल्यूशन लेकर आया है ना, ग्लोबलाइजेशन की अगर हम की टर्म्स में बात करें। इंटरनेट ने तो चीज़ों को बहुत आसान कर दिया, जो चीज़ें पहले काफ़ी मुश्किल थी अब वो इंटरनेट की वजह से बहुत आसान हो गई। The contribution of the internet in the role of media has changed over the past few years and has increased distinctively. तो अगर हम बात करें कि कंट्रीब्यूशन जो इंटरनेट ने प्ले की है इसके अंदर मीडिया के रोल ऑफ मीडिया के अंदर क्या किया है, उसने पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। इन सोसाइटी डिजिटल मीडिया इज इंटेंसली ट्रांसफॉर्मिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड ट्रेडिशनल मीडिया बिजनेस मॉडल्स। अच्छा, अब देखें कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कि जो बायर है, जो जिसने चीज़ें खरीदनी है, उसका बिहेवियर। तो यहाँ पर हमारी बात हो रही थी कि सोसाइटी के अंदर, आई जस्ट फॉरगॉट वेयर आई वाज रीडिंग, ओके या, तो सोसाइटी के अंदर जो है डिजिटल मीडिया इसने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है कंज्यूमर बिहेवियर को और ट्रेडिशनल मीडिया बिजनेस मॉडल्स को। जो आपके जो पहले आप लोगों के बिजनेसेस चल रहे थे उनको, जैसे आप देखें कि अब आजकल के लोग क्या हैं, वो जो डिजिटल मार्केटिंग को प्रेफर कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपके जो पहले आपके न्यूज़पेपर्स के अंदर या आपके जो टीवी पे एड्स आ रहे होते थे, अब वो क्या है, बिल्कुल चेंज हो गया है। उसी तरह जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको भी चेंज कर दिया है, कि लोगों का जो बाय करने का तरीका है उसको भी चेंज कर दिया गया है। Be it at school, work or home, everybody has access to the internet these days. People, especially students, are heavily active on social networks like Facebook and LinkedIn. अच्छा, अब क्या है, अगर हम स्कूल की बात करें, काम की बात करें, घर की बात करें, हर किसी के पास आजकल क्या है, इंटरनेट की एक्सेस है। और लोग क्या करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जो काम करने वाले लोग हैं, हर कोई फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पर अवेलेबल है। In fact, these social networks sometimes bring integrity and help people stay connected. और इसी सोशल नेटवर्क्स की वजह से आपके जो इंटीग्रिटी है, जो आप लोगों की इंटीग्रेशन है, जो आप लोगों के इकट्ठा रहना है, जो चाहे आपकी बाउंड्रीज ब्लर करके हो या ग्लोबलाइजेशन की बात करें, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। आपने देखा होगा कि वॉर की सिचुएशन के अंदर किस तरीके से कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन शो कर रही थी। अगर हम बात करें टर्की की, पाकिस्तान की, ईरान की, तो आपस में किस तरीके से जो है वो लोगों की एक दूसरे से बात करना, या जो भी आप अपनी आइडियाज़ को जब वहाँ पे पोस्ट करते हैं, चाहे ट्विटर पे या कहीं पे भी, तो क्या होता है, वो ये शो करता है कि हाउ पीपल आर कनेक्टेड, कि वो एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं एंड हाउ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। अच्छा, फिर क्या है, इट एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म टू सोसाइटी फॉर बेटर कनेक्टिविटी एंड हेंस बीइंग अवेयर और अपडेटिंग देमसेल्व्स रिगार्डिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। अब ये क्या करती है, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है जो सोशल मीडिया है,
और वो सोसाइटी को कनेक्ट करता है। किस तरीके से कनेक्ट करता है कि वो आपको अपडेट देता है कि क्या हो रहा है। जैसे ग्लोबली आजकल के क्या क्या न्यूज़ चल रही है, हर किसी को पता होता है। और वो क्यों पता होता है? वो सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से ही पता होता है। फिर आते हैं पैराग्राफ नंबर 8 पर। ग्लोबलाइजेशन कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स. For instance, the exchange of people and goods across border can bring fresh ideas and help business. However, this movement can also heighten the spread of pandemics and promote ideas that might destabilize political economies. अब देखिए बहुत अच्छी बात लिखी हुई है इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर, कि जिस तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के। अभी ऊपर जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे ना, वो सारी पॉजिटिव थी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कितनी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी चीज़ें नेगेटिव भी हो सकती हैं। स्पेशली अगर आप बात करें पॉलिटिकल इकोनॉमीज़ की, डिफरेंट कंट्रीज़ की, तो ये भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है और डिफरेंट और एक और कंट्री है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, और दो कंट्रीज़ आपस में ट्रेड कर रही हैं, लेकिन एक कंट्री के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो बन रही हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन रही हैं, गुड्स बन रही हैं, हर चीज़ की हर चीज़ अवेलेबल है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी कंट्री है, वहाँ पर चीज़ें बन रही हैं लेकिन बहुत कम बन रही हैं, जो लोगों की बाइंग कैपेसिटी है वो भी कम है। अब एक कंट्री से जो चीज़ें आ रही हैं वो कंट्री से आने वाली चीज़ें सब खरीदी जा रही हैं, लेकिन जो दूसरी कंट्री है वो अपनी चीज़ों को भेज नहीं पा रही उसी तरह। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, इस तरीके से आपकी इकोनॉमी सफ़र कर सकती है, आपके लोग सफ़र कर सकते हैं कि जो लोगों के पास उनके पास लोकल बायर्स तो मौजूद थे वो भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो बाहर से आने वाली चीज़ है वो सस्ते में भी मिल रही है और वो क्या है, बेहतर क्वालिटी में भी है। तो लोग आपकी चीज़ को छोड़कर, अपनी लोकल चीज़ों को छोड़कर उन चीज़ों को ख़रीदना शुरू कर देंगे। इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे चलते हुए आपको याद होगा कि यूरोपियन यूनियन से यूके ने एग्जिट किया था, जिसको ब्रेग्जिट भी कहा जाता है। तो क्या है, इस तरह के मसले मसाइल भी हो सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं तो आप लोगों को कोविड-19 तो याद होगा। कोविड-19 किस वजह से आया था, पेंडेमिक किस वजह से आया था? वो इसी वजह से आया था। ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी था कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो उनके साथ साथ पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी भी आ सकती है। ठीक है, आपके प्रॉफिट या आपकी इकोनॉमी बेहतर होने के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो ये भी एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। पैराग्राफ नंबर 9 पे जाएंगे। The term globalization as it's used today came to prominence in the 1980s. तो जो globalization की term है ना, वो पहली दफ़ा यूज़ हुई थी 1980s के अंदर, reflecting several technological advancements that increased international interactions. तो क्या था, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही थी उससे जो जितनी भी आपकी जो इंटरैक्शंस था इंटरनेशनल, वो बेहतर हो रहा था। तो उसके लिए ग्लोबलाइजेशन की टर्म इस्तेमाल की गई थी। IBM's introduction of the personal computer in 1981 and the subsequent evolution of the modern internet are two examples of technology that helped drive international communication, कॉमर्स एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं, 1980s की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर जो आपका कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था, या जो उसकी वजह से आप लोगों की जो मॉडर्न इंटरनेट आया था, या फिर अगर हम आजकल की इंटरनेट की बात करें, तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें क्या करी हैं, ग्लोबलाइजेशन को समझने में आसानी दे रही हैं। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें कि आपस में आपका जो इंटरेक्शन है वो कितना आसान हो गया, और इसी ने क्या किया था, जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन या कॉमर्स या फिर ग्लोबलाइजेशन आप जो भी कह लें, इन सब चीज़ों को स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, मेरा ख्याल है आज हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। आपका अभी तक कोई क्वेश्चन हो ग्लोबलाइजेशन से रेलिवेंट, या फिर जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एट द मोमेंट। यू कैन रेज हैंड और यू कैन टेल मी इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट। अगर सबको समझ आ गया है तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स। Okay, I can see that. Okay, I'll see you tomorrow in the next class. Allah Hafiz.